कहानी के 5वें भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले 4 भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मायरा बिना कुछ कहे सिद्धार्थ का हाथ छोड़कर स्टेज से उतर गई और वहां से चुपचाप चली गई। अखिल उसके पीछे जाने को हुआ तो आव्या ने उसे रोक लिया और बोली, अखिल जी, उसे जाने दीजिए। उसे सारी बातें समझने का, अपने दिल को समझाने का कुछ वक्त दीजिए। इस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही सही होगा। मुझे यकीन है भाई उसके पास जाएंगे और उसकी सारी नाराजगी दूर होगी। सिद्धार्थ आज मायरा के दिल को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह इस वक्त क्या महसूस कर रही है। उसके ऐसा करने से सिद्धार्थ की तो जैसे जान ही निकलती जा रही थी, उसकी धड़कन ही रुक गई थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मायरा अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदल दिए। रात हो चुकी थी। मायरा अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की के सामने खड़ी थी और अपने हाथ में पहनी हुई सगाई की अंगूठी को देखे जा रही थी। उसे सिद्धार्थ के साथ बिताए हुए वह हर एक पल याद आ रहे थे और साथ ही आज शाम की बातें भी। वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। उस अंगूठी को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी, जिससे उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। तभी किसी ने मायरा के गालों से उस आंसुओं की बूंद को साफ किया। मायरा को एहसास होते ही उसने आंखें खोल कर देखा तो सामने अखिल खड़ा था। अखिल बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। थोड़ी देर यहाँ रुकने दीजिए ना भाई। इन चलती हुई हवाओं के बीच बहुत सुकून मिल रहा है। अंदर जाऊंगी तो दिल फिर से बेचैन होने लगेगा। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी अंदर जब मेरा मन करेगा। तुम यहाँ खड़ी रो रही हो और मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर चला जाऊं? सच बताओ मीरू, क्यों परेशान हो? क्या सोच रही हो? अखिल बोला, भाई मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बात से खुश होना चाहिए कि मेरा करण वापस मेरे पास है, या फिर इस बात से दुखी होना चाहिए कि मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, धोखा दिया उसने मुझे। हर किसी को पहचानने में गलती की है मैंने। तभी अखिल बीच में ही बोल पड़ा, उसने कोई धोखा नहीं दिया है मीरू, और ना ही इसमें तुम्हारी कोई गलती है। जरा सोचो, अगर वह तुम्हें धोखा देना चाहता तो सगाई के दिन ही ये सब क्यों बताता? वह तुम्हें बिना बताए भी तुमसे शादी कर सकता था। तुम्हें कभी पता नहीं चलता कि करण कहाँ है और कौन है, पर वह तुम्हें अंधेरे में रखना नहीं चाहता था। मायरा बोली, गलत क्या कह रही हूँ भाई? बचपन से अपने मामा को पहचान नहीं पाई, उस नकली करण को पहचान नहीं पाई, और अब सिद्धार्थ को देखकर ऐसे लग रहा है कि वह कोई अजनबी है। ठीक है, वह अब बता नहीं पाए, पर क्या उस वक्त जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसे लगेगा? ये सब सोचना बंद करो मीरू। तुमने देखा ना, उसने हर बार कोशिश की थी तुम्हें सच्चाई बताने की, पर हालात ही ऐसे थे कि वह तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। तुम एक बार बात तो करके देखो उससे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वो देगा। मायरा बस नम आंखों से उसे देखे जा रही थी। अखिल ने एक बार उसके सर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ कमरे में आया तो देखा मायरा अब भी वहां खड़ी थी। सिद्धार्थ बोला, मम्मा मायरा। मायरा बोली, आप यहाँ क्या करने आए हैं? कुछ और भी बताना है क्या? सिद्धार्थ बोला, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्या आप भी नाराज हो मुझसे? अगर नाराज हो तो लड़ लो, झगड़ लो। तुम कुछ भी बोलोगी मैं चुपचाप सुन लूँगा, पर इस तरह चुप मत रहो। तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एक दिन तुमसे कहा था ना कि अगर तुम नाराज हो जाओगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मायरा एक दर्द भरी मुस्कान देकर बोली, नफरत? वही तो नहीं कर सकती ना सिद्धार्थ। आपसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ कि अब नफरत की जगह ही नहीं है। चाह कर भी आपसे नफरत नहीं कर सकती। सिद्धार्थ बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बताने में बहुत देर कर दी, पर जब भी बताना चाहा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिस वजह से मैं चाहकर भी कुछ नहीं बता पाया। मैं मानती हूँ आप अभी बता नहीं पाए, पर उस वक्त मुझे अकेला क्यों छोड़ा? आपको पता था ना कि आपके अलावा कोई नहीं था मेरा, तो क्यों चले गए उस वक्त? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? ये नहीं सोचा कि आपके बाद मेरा क्या होगा? क्या इतनी नाराज़गी थी कि एक बार मैं याद नहीं आई आपको?
यह सब कहते वक्त मायरा बुरी तरह से रो रही थी। सिद्धार्थ से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में किसी ने एक साथ कई सारी सुइयां चुभो दी हो। उसने मायरा को खींचकर अपने गले से लगा लिया। मायरा रोते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी और उसे सीने पर मारे जा रही थी। मायरा बोली, क्यों चले गए आप? आपको पता है कि इतने साल मैंने कैसे गुजारे हैं। मेरी इन आँखों को हर वक्त आपकी ही तलाश थी। बस एक बार आपसे मिलना चाहती थी, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। सिद्धार्थ से दूर होने में आखिर में जब वह नाकामयाब रही तो उसने कोशिश करना छोड़ दिया और सिद्धार्थ को कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। माफ़ी मुझे भी मांगनी थी अपनी मीरा से। गलती मेरी भी थी। इतने सालों में एक पल ऐसा नहीं होगा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने था। हर वक्त तुम्हें महसूस करता था मैं। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं था। उस दिन मैंने घर पर फ़ोन लगाया था पर जाने के लिए नहीं। मायरा उससे दूर हुई और बोली, क्या मतलब? आप उस दिन जाना नहीं चाहते थे? सिद्धार्थ बोला, नहीं, मैंने बस इसलिए फ़ोन लगाया था ताकि नेहा और माँ से कुछ देर बात कर सकूं। उस दिन तुम्हारी बातों का मुझे बहुत बुरा लगा था तो मैं उनसे बात करके अपना दिल हल्का करना चाहता था। अगली सुबह मैं तुमसे मिलने वाला था और तुम्हें मनाने की कोशिश करना चाहता था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने जब उस दिन मामा जी से बात की तो पता चला माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, जिस वजह से मुझे अगले दिन सुबह ही जाना पड़ा। करीब 2 महीने बाद ही माँ चल बसी और मामा जी ने मुझे विदेश भेजने का फैसला कर लिया। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था पर जब मैं स्कूल में वापस गया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से अंकल तुम्हें ले गए हैं। बहुत मुश्किल से मुझे इस हवेली का पता चला पर यहाँ पर भी तुम नहीं थी। फिर से मुझे बस निराशा ही हाथ मिली और मैं वहाँ से चला गया। विदेश में पढ़ते वक्त मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त रहे, राघव और चित्रा। उन दोनों के अलावा कोई और मुझे पसंद ही नहीं था, या ये कहूँ कि मैंने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। हर दिन बस मैं तुम्हें याद करता था। मामा जी की मौत के बाद जब मैं इंडिया वापस आया तब से तुम्हें ढूंढने की कोशिश की थी। मुझे तो पूरा नाम तक नहीं पता था तुम्हारा, सिर्फ इतना पता था कि तुम मीरा हो, मेरी मीरा। जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिली उस दिन मुझे थोड़ा शक था और जब मेरे आदमियों ने बताया कि तुम ही वो लड़की हो, मेरी मीरा हो, मैं बता नहीं सकता कि उस दिन मैं कितना खुश था। बाकी सब कुछ आज मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम्हें सब पता है। अब तुम जो भी सज़ा दोगी मुझे या जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। सिद्धार्थ सर झुकाए खड़ा था। मायरा उसकी आंखों में देख रही थी। सिद्धार्थ की नम आंखों से उसे सच्चाई साफ दिख रही थी और साथ ही इतने सालों की तड़प और प्यार भी। मायरा ने धीरे से सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ा और उन्हें अपने होठों से लगा लिया। सिद्धार्थ उसे ही देखे जा रहा था। मायरा उसे देखती हुई बोली, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती सिद्धार्थ। मुझे खुशी है कि मेरा करण अब हमेशा मेरे पास है। मैं वापस ये सब खोना नहीं चाहती पर बस एक सवाल है। सिद्धार्थ उसके चेहरे को पकड़ कर बोला, क्या? आप हर बार मुझे बताने से घबराते रहे कि कहीं मैं फिर आपको छोड़कर ना चली जाऊं। क्या बस इतना ही भरोसा था आपको मेरे प्यार पर? सिद्धार्थ ने अपना सर मायरा के सर से जोड़ लिया और आंखें बंद करके बोला, तुम पर और तुम्हारे प्यार पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा है मीरा, पर मेरी किस्मत और हालात पर नहीं था। मेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही अनोखी चीज़ें मिली है मुझे, बाकी सब कुछ खोया ही है मैंने। मायरा आंखें बंद किए हुए बोली, वादा कीजिए कि अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे आप। अब और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ तो जी नहीं पाऊंगी मैं। सिद्धार्थ उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, कभी नहीं। मैं दूर ही नहीं रह सकता। अब मुझे तुम्हें अपना बनाना है और खुद को सिर्फ तुम्हारा। शादी करनी है तुमसे और जिंदगी भर साथ रहना है। क्या मुझे इजाज़त है इसकी? मायरा ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ ने उसके माथे को चूम लिया और फिर उसकी उन नम हो चुकी आंखों को। मायरा ने एक बार उसकी तरफ देखा और अपनी नजरें नीचे कर ली। सिद्धार्थ ने हौले से मायरा के लबों को चूम लिया और उसे गले से लगा लिया। सिद्धार्थ मायरा को ऐसे कसकर पकड़ा हुआ था जैसे उसे छोड़ने पर वह उसकी आंखों से ओझल हो जाएगी। सिद्धार्थ मायरा के हाथों को ऐसे चूमे जा रहा था जैसे उसे कब से मायरा की ज़रूरत थी और अब जाकर उसका दिल कुछ शांत हुआ है। मायरा भी जैसे इस पल में कहीं खो गई थी। वह इस वक्त सिर्फ सिद्धार्थ को चाहती थी।
सिद्धार्थ ने फिर उसके माथे को चूम कर उसे गले से लगा लिया। दोनों ही खिड़की के पास बैठे थे और सिद्धार्थ प्यार से मायरा के सर को सहलाए जा रहा था। मायरा उसकी बाहों में ही सो गई। सिद्धार्थ ने उसे सोते हुए देखा तो वह मुस्कुरा उठा। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां का सुकून दिख रहा था। सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर सुला दिया। सिद्धार्थ मायरा को सुलाकर कुछ देर उसके पास बैठकर उसे निहारता रहा। मायरा के गालों पर आंसुओं के निशान पड़ चुके थे, पर सोते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ देर उसके पास बैठकर सिद्धार्थ बाहर चला आया। उसने देखा अखिल अकेला कॉरिडोर में बैठा था। वह उसके पास गया तो अखिल उठते हुए बोला, कैसी है मीरू? क्या वह मान गई? उसने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया ना? देखो सिद्धार्थ, वह दिल की बुरी नहीं है, बस इस वक्त थोड़ी नाराज है। उसने कुछ भी कहा है तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अखिल हाथ जोड़ने ही वाला था कि सिद्धार्थ ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, ये क्या कर रहे हो तुम अखिल? मैं मायरा को बचपन से चाहता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि वह कैसी है और तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। और अगर वह कभी मुझ पर गुस्सा करती भी है तो क्या हुआ? मुझ पर गुस्सा करने का, मुझसे रूठने का, मुझे डांटने का पूरा हक है उसका। अखिल, प्यार करता हूँ मैं उससे, कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ जो तुम माफ़ी मांग रहे हो। अखिल, जिंदगी है वह मेरी, जिंदगी, जान बसती है मेरी उसमें। उससे दूर रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ मैं। सोचता हूँ तो मेरी जान बाहर निकल आती है। सिद्धार्थ ओबराय, द बिजनेस किंग ऑफ सिद्धार्थ ओबराय, जिसकी जान बसती है मायरा आहुजा में। यह कहकर सिद्धार्थ उसके गले लग गया। अखिल को आज बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी बहन को इतना प्यार करने वाला हमसफ़र मिला है। अखिल बोला, अब तुम्हें भी जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी और कल हल्दी के लिए जल्दी आना होगा। तुम भी जाओ, मुझे पता है आब्या भी टेंशन में बैठी होगी। दोनों आराम करना, गुड नाइट। अखिल ने हाँ में सिर हिला दिया तो सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। अगली सुबह पूरा पैलेस सफ़ेद और पीले फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ सफ़ेद रंग के बहुत खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे और साथ ही उन पर लाइट्स की डेकोरेशन माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। पैलेस के पीछे वाले हिस्से में पुल के पास हल्दी की सारी तैयारियां की गई थी। मायरा को आब्या और चित्रा तैयार कर रही थी, वहीं सिद्धार्थ भी कब से तैयार बैठा था। कुछ देर बाद सिद्धार्थ राघव और शशांक के साथ नीचे आया। ऋषभ, रिक्की और एलेक्स तीनों नीचे अखिल के साथ थे। तनिषा और नेहा हल्दी की तैयारियां कर रही थी और ऋषि शिवानी के साथ थी। अखिल बाकी के काम देख रहा था। सब अपने अपने काम में लग गए। कुहू को तनिषा ने एक जगह पर बिठा दिया था। वह हाथ में चॉकलेट पकड़े हुए सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। सिद्धार्थ के नीचे आते ही तरुष जी और शुभंकर जी उसके पास गए। राघव सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो पापा, चाचू, कैसी लग रही है सारी तैयारी? सब सही तो है ना? अरे नहीं, बहुत शानदार तैयारी हुई है। देखकर लग रहा है कि आज ही शादी करवा देते हैं। शुभंकर जी सिद्धार्थ का कुर्ते का कॉलर सही करते हुए हंसकर बोले। उनकी बात पर सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया तो राघव उसे देखकर बोला, देख रहे हैं चाचू, मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा है। जिस चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ रही थी, वह आज बिना वजह ही बहुत मुस्कुरा रहा है। मैं तो कहता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हल्दी की रस्म रहने देते हैं, सीधे शादी ही करवा दीजिए, रहा नहीं जा रहा इससे। राघव की बात पर सब हंस पड़े, पर सिद्धार्थ आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा, जैसे बोल रहा हो, तुम तो मिलो मुझे अकेले में, फिर बताऊंगा। पर राघव सिद्धार्थ की बात समझ गया और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। राघव धीरे से वहां से निकल गया और कुहू के पास बैठकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ देर में आब्या और चित्रा मायरा को लेकर नीचे आई। मायरा ने पीले रंग का एक प्यारा सा लहंगा पहन रखा था और साथ ही फूलों के झुमके और कंगन पहन रखे थे। मायरा आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वहीं सारी लड़कियां पीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी और आब्या, चित्रा और तनीषा ने पीले रंग की साड़ी के साथ श्रृंगार किया हुआ था। मायरा को उसकी साइड पर बिठा दिया गया और राघव ने सिद्धार्थ को भी दूसरी साइड बैठा दिया। दोनों के बीच में एक पर्दा लगा था, पर दोनों एक दूसरे को साथ देख पा रहे थे। मायरा ने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो कि उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था, तो मायरा ने शर्माते ही नजरें नीचे कर ली। आब्या उसे ऐसे देखकर बोली, दुल्हन अभी से इतना शर्मा रही है, आगे क्या ही होगा? देखो जरा, चेहरे पर से शर्म की लाली नहीं हट रही।
सारी लड़कियां हंसने लगी तो मायरा का चेहरा और भी लाल हो गया। चित्रा बोली, चलो मजाक बहुत हो गया, अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। सब ने हाँ में सिर हिलाया। शुभंकर जी और तरुष जी ने पहले सिद्धार्थ को हल्दी लगाया, वहीं अखिल ने पहले मायरा को हल्दी लगा दी। फिर सब बारी बारी से उन दोनों को हल्दी लगाने लगे। आव्या ने मायरा को हल्दी लगाया और उसे गले लगा कर बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारी खुशियों की शुरुआत हो रही है। मायरा ने उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा दिया। शिवानी एक कोने में खड़ी थी तो ऋषि उसे खींच के ही ले आई और बोली, तुम मेरी भाभी को हल्दी नहीं लगाओगी? शिवानी बोली, पर वो तो घर वाले करते हैं ना, मैं कैसे? हाँ तो तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, ऊपर से किसी अपने की तरह ही हमारे काम में मदद करती हो, तो क्या हम ये हक तुम्हें नहीं दे सकते? शिवानी बोली, पर सर। सिद्धार्थ बोला, सर नहीं, एक भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ। शिवानी ने मुस्कुराते ही हाँ में सिर हिलाया और मायरा और सिद्धार्थ को बारी बारी से हल्दी लगाने लगी। रिक्की सिद्धार्थ के पास आया और हल्दी लगाने की जगह उसके मुंह पर हल्दी पोत दिया। सब सिद्धार्थ को देखकर हंसने लगे। सिद्धार्थ ने गुस्से में हल्दी लेकर उसकी तरफ फेंक दिया, पर रिक्की नीचे झुक गया और ऋषभ का पूरा चेहरा पीला हो चुका था। तनिषा उसे देखकर बोली, वाह वाह, दूल्हे राजा के हाथों से हल्दी लगी है, लगता है इसके बाद हमारे ऋषभ के हाथ पीले होने वाले हैं। सब मुस्कुराने लगे और ऋषभ ऋषि की तरफ देखने लगा। तभी रिक्की उसके पास आकर बोला, अच्छा भाई के बाद इसकी बारी है तो अभी से हल्दी कर देते हैं इसकी। यह बोलकर उसने हल्दी लेकर दोबारा ऋषभ के मुंह पर पोत दिया। ऋषभ गुस्से में उसे देखने लगा। रिक्की के बच्चे, रुक, बताता हूँ मैं, अब किसकी बारी है? पर रिक्की तब तक भाग चुका था तो ऋषभ भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। सब उन दोनों को हंसते हुए देखने लगे। जाते रहते रिक्की अचानक से रुक गया और साइड हो गया और ऋषभ उसे पकड़ने के चक्कर में खुद पूल में गिर गया। रिक्की किनारे पर खड़ा पेट पकड़कर हंस रहा था। ऋषभ पानी से सर निकाल कर बोला, रिक्की, यू ब्रॉड, आई विल किल यू, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा। रिक्की हंसते हुए बोला, हाँ हाँ देख लेना, पूरी जिंदगी तेरे सामने ही रहूंगा। तभी किसी ने रिक्की को पानी में धक्का दे दिया। रिक्की ने सर बाहर निकाल कर देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था, वह भी अपनी तिरछी मुस्कान के साथ। रिक्की चिल्लाते हुए बोला, भाई आपने मुझे क्यों धक्का दिया? सिद्धार्थ बोला, क्यों बच्चू, भूल गए कुछ देर पहले किससे पंगा लिया था, अब भुगतते रहो यहाँ। सब रिक्की की हालत पर हंस रहे थे पर रिक्की किसी और की हंसी में ही खो गया था। वो शिवानी थी। ऐसे ही हंसी मजाक के बीच हल्दी की रस्म खत्म हो गई। सब अपने अपने कमरे में नहाने चले गए। नहाकर सब ने साथ में लंच किया और शुभंकर जी और तरुष जी अपने अपने कमरे में चले गए। बाकी सब शाम की तैयारियों में लग गए। शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। शिवानी शाम की सजावट देख रही थी और साथ ही एलेक्स और ऋषि उसकी मदद कर रहे थे। नेहा और आव्या मायरा के साथ कपड़े और गहने डिसाइड कर रही थी। शशांक और अखिल शादी की बाकी तैयारियां देख रहे थे। शिवानी सब कुछ अकेली देख रही थी। तभी उसे वही नंबर से दोबारा कॉल आया। उस नंबर को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। न चाहते हुए भी शिवानी ने कॉल रिसीव किया और एक कोने में जाकर बात करने लगी। दूसरी तरफ से वही लड़की की गुस्से भरी आवाज़ आई, फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों लगी? शिवानी खुद को काबू करते हुए बोली, तुम वो सब छोड़ो और बताओ कि इस वक्त मुझे कॉल क्यों किया है? वह लड़की बोली, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, किससे बात कर रही हो ये सोचकर जबान चलाया करो, वरना इसका असर किसी और पर भी पड़ सकता है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। वह लड़की बोली, होना भी नहीं चाहिए। वैसे क्या चल रहा है वहाँ पर? सब सही चल रहा है। आज शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन है। वह लड़की एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोली, गुड, तुम्हें याद तो है ना कि क्या करना है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शिवानी दांत पीसती हुई बोली, क्यों करना चाहती हो तुम ये सब? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इनसे? इतने अच्छे लोगों के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वह लड़की बोली, तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद की फिक्र करो और जो कहा गया है वो करो। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अंजाम जानती हो, तो जो भी करना सोच समझ कर करना। इतना कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। शिवानी ने कसकर फ़ोन पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हल्दी के वक्त कैसे उस परिवार ने उसे अपना कहा था, ये सब उसकी आंखों के सामने आने लगा और उसकी आंखों से कुछ बूंदें गिर गई। शिवानी खुद से कहने लगी, नहीं, मैं इन लोगों को कुछ नहीं होने दे सकती। कितना भरोसा करते हैं ये मुझ पर,
पर ये सब करने से मैं खुद को रोक भी नहीं सकती, मुझे करना ही होगा, वरना वो नहीं नहीं, अब जो करना है मैं करूँगी। शिवानी पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। तभी ऋषि ने उसे दूर से आवाज़ दी, शिवानी क्या ज़रा इधर आ सकती हो प्लीज़। शिवानी अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट लिए बोली, हाँ आ रही हूँ। यह कहकर वह ऋषि के पास चली गई। पर कोई था जिसने शिवानी की सारी बातें सुन ली थी और इस वक्त शौक होकर उसे ही देख रहा था। वह कोई और नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने एक बार सबकी तरफ देखा जो इस शादी के लिए बहुत खुश हैं और एक्साइटेड दिख रहे थे। उसने किसी को कॉल किया और चुपचाप वहां से चला गया। शाम का वक्त था। पूरे पैलेस में चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी और हर तरफ बहुत सुंदर और महंगी सजावट दिख रही थी। सारी लड़कियां तैयार होकर नीचे आई। चारों तरफ की सजावट देखकर उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ दिख रहा था। हॉल के बीच में एक बड़ा सा गोल गद्दा था और उसके आसपास बाकी गद्दे बिछाए गए थे। सारी मेहंदी वाली आ चुकी थी और चारों तरफ म्यूजिक बज रहा था जो सबकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा था। मायरा को छोड़कर बाकी सब ने आज साड़ी पहन रखी थी। मायरा ने एक पिंक कलर का प्यारा सा लहंगा पहन रखा था जिसमें वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। आभ्या ने मायरा को बीच में बिठा दिया। चित्रा बोली, तो अब मेहंदी और संगीत का फंक्शन शुरू करें। तभी पीछे से राघव की आवाज़ आई, अरे अरे हमारे बिना कैसे शुरू कर सकती हो तुम। सारी लड़कियों ने पीछे देखा तो लड़के भी सज धज कर खड़े थे। सब के सब कहीं के प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सारे हैंडसम आदमी एक साथ खड़े हो गए हों। सारी लड़कियां हैरान होकर उन्हें देख रही थीं। तनीषा उन्हें देखती ही बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेहंदी और संगीत तो औरतों का प्रोग्राम होता है, तो इतना सज धज कर कहाँ? रिक्की तनीषा के पास गया और उसे साइड से पकड़ते हुए बोला, वो क्या है ना भाभी कि हर बार ये औरतों का प्रोग्राम होता है, तो इस बार हमने सोचा कि क्यों न ये संगीत को फैमिली संगीत बनाया जाए, तो हम सब यहाँ आए हैं। चित्रा बोली, पर राघव ने कहा, हम सब ने पापा और चाचू से परमिशन ले ली है, वो दोनों भी आते ही होंगे कुछ देर में तैयार होकर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसी बहाने सब एंजॉय करेंगे संगीत में, आभ्या बोली। सब ने हामी भी भर दी, पर चित्रा अब भी सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो धीरे से उसके पास जाकर बोली, क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कि कोई बात तो ज़रूर है, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है। अब जो भी है बताओ, इस संगीत को फैमिली संगीत बनाने का प्लान कहीं आपका तो नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ? सिद्धार्थ बोला, जासूस कहीं की जासूसी कर रही थी मेरी, कोई बड़ी बात नहीं है, रिकी के कहने पर ही ये सब किया है। वैसे भी मुझे शौक नहीं है इस नाच गाने में, तो ज़्यादा टेंशन मत लो और संगीत एंजॉय करो। चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, सीधे बोलो ना कि अपनी मायरा को बिना देखे रहा नहीं जाता, देखा कितनी प्यारी लग रही है वो। सिद्धार्थ ने मायरा की तरफ देखा तो देखता ही रह गया, फिर होश में आते हुए बोला, आजकल बहुत ज़्यादा दिमाग चला रही हो, कम चलाया करो वरना खत्म हो जाएगा। चित्रा उसे एक नज़र गौर से देखकर मुंह बनाकर वहां से चली गई। सिद्धार्थ की नज़र कोने में खड़ी शिवानी पर पड़ी जो कि एक सिंपल सी ड्रेस पहने खड़ी थी और सबके खुश हुए चेहरे को देख रही थी, पर उसके चेहरे पर निराशा और उलझन साफ दिख रही थी। कुछ देर में चाचू और तरुष जी भी आ गए और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। घर के बड़े को सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन के हाथों में शगुन की मेहंदी लगानी थी। सिद्धार्थ के चाचू ने मेहंदी का कोन लेकर एक एक बिंदी दोनों के हाथों पर बना दिया और मायरा के सर पर प्यार से हाथ फेर कर चले आए। फिर मेहंदी वालियों ने मायरा को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। पास बैठी औरतें ढोल बजाते हुए अपनी मस्ती में नाच गाना करने लगी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। सभी मज़े से झूम रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। लड़के एक तरफ बैठे उन्हें मुस्कुराते हुए निहार रहे थे। इसी बीच चित्रा ने एक बार सिद्धार्थ को देखकर फिर मुस्कुराते हुए कहा, हम लड़कियां तो नाच गाना कर लेंगी, पर संगीत में लड़कों के जलवे देखने को नहीं मिलेंगे। ऋषि बोली, ऐसा क्यों भाभी, मेरे भाइयों को क्या नाच गाना नहीं आता? आभ्या बोली, देखकर तो नहीं लगता ऋषि, आपके भाइयों को काम के अलावा आज तक कुछ सूझा है जो अब आता होगा। राघव बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी आता है। रिक्की बोला, हाँ हाँ चाहो तो आजमा लो, हम लड़के किसी से कम हैं क्या? ऋषभ धीरे से रिक्की के कान में बोला,
क्या कर रहा है गधे, जोश थोड़ा कम कर, अगर कुछ करने को बोल दिया तो क्या करेंगे। ऋषि हंसती हुई बोली, लो ये तो अभी से डर गए। ऋषभ बोला, ओ हेलो, कोई नहीं डरा है हम में से। हमें डर तो इस बात का है कि कहीं तुम लोग हमारे सामने हार न जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, नेहा बोली। तभी शुभंकर जी आते हुए बोले, ये क्या संगीत के फंक्शन को जंग का मैदान बना दिया है। नेहा उन्हें देखकर बोली, कुछ नहीं चाचू, वो भाई बोल रहे थे कि वो हमसे अच्छे डांसर हैं और हमने मना कर दिया। शुभंकर जी हंसते हुए बोले, तो ठीक है, कर लो मुकाबला, देखा जाएगा कौन जीतता है। सिद्धार्थ बोला, चाचू आप इनका झगड़ा सुलझाने की बजाय और आग क्यों लगा रहे हैं। चाचू बोले, क्यों डर गए बेटा, मेरी बेटियां भी कम नहीं हैं। अब तो बिल्कुल नहीं डरते चाचू, राघव बोला। चित्रा बोली, तो ठीक है, आ जाइए सामने, हम भी तो देखें कितने जलवे हैं आपके। कुछ देर में सब आकर गद्दों पर बैठ गए। चित्रा ने देखा राघव वहाँ पर नहीं है तो वो बोली, राघव कहाँ हैं, कहीं अभी से तो नहीं डर गए। रिक्की मुस्कुराते हुए बोला, डरने की बात छोड़िए भाभी, वो तो आपको देखकर ही घायल हो गए आज। तभी म्यूजिक बजने लगा और राघव चित्रा के पीछे से गाने लगा। एकदम से आवाज आने से चित्रा चौंक गई और उसके पीछे मुड़ने तक राघव उसे लेकर डांस करने लगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको वो मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तभी अखिल आब्या की तरफ देखकर गाने लगा और उसके साथ डांस करने लगा। दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। राघव नौटंकी करते ही गाने लगा, जिस पर चित्रा ने उसके सीने पर हल्के से मारा और हंसने लगी। एलेक्स ने नेहा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ गाना शुरू किया और उसके आसपास नाचने लगा। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बसता फिरा नाजनीनों से मैं। जैसे ही एलेक्स वापस आया तो सारी लड़कियां नेहा को देखकर शरारत से मुस्कुराने लगी और नेहा शर्मा गई। तभी रिक्की कोने में खड़ी शिवानी की तरफ देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर गाने लगा, तौबा मगर मिल गई तुझसे नज़र, मिल गया दर्दे जिगर, सुन जरा वो बेखबर। शिवानी को ऐसे लग रहा था जैसे रिक्की गाने के जरिए उसी से बात कर रहा हो। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और वो मुस्कुरा कर इधर उधर देखने लगी। उसे मुस्कुराते हुए देखकर रिक्की भी मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। तरुष जी बोले, वाह वाह भाई, लड़कियों ने तो अपने जलवे दिखा दिए, अब लड़कियों की बारी। रिक्की बोला, एक मिनट अंकल, ऋषभ और भाई का परफॉर्मेंस बाकी है, भाई का ही संगीत है और वो भी भाभी के साथ डांस नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा। चाचू उन्हें देखकर बोले, क्यों भाई, तुम लोग कब उतर रहे हो मैदान में। सिद्धार्थ बोला, मुझे नहीं आता डांस, मैं नहीं कर सकता, जा ऋषभ तू कर। क्या भाई, आपका ही संगीत है और आप ही डांस नहीं करोगे। पर मुझे नहीं आता, सिद्धार्थ बोला। रिक्की कुछ बोलने ही वाला था कि मायरा बोली, रहने दो रिक्की, आपके भाई डर गए हमसे। सिद्धार्थ अपनी तिरछी नज़र से उसे देखने लगा तो मायरा अपनी आईब्रो मटकाते हुए मुस्कुराने लगी। रिक्की ऋषभ को देखकर बोला, चल अब तू क्यों रुका हुआ है, दिखा दे कि हम भी कम नहीं। क्या बताऊं यार, पहली बार किसी से प्यार का इजहार किया था। पर सब ऋषभ की बात सुनकर हैरान थे कि आखिर वो कौन होगी और हैरानी से बोले, पर क्या, पर वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऋषभ ने नौटंकी करते हुए चुपके से ऋषि की तरफ देखकर कहा। सब उसकी नौटंकी देखकर हंसने लगे और बोले, फिर तुमने क्या किया। ऋषभ बोला, क्या करता, समझाने लगा उसे कि। सब एक साथ बोले कि। तो ऋषभ गाने लगा और ऋषि के आसपास मंडराते ही डांस करने लगा। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले हो जाएगा प्यार, चलिया हौले हौले हो जाएगा प्यार। ऋषभ का गाना सुनकर ऋषि हैरान थी। उसने एक बार ऋषभ को देखा जो खड़ा मुस्कुरा रहा था, फिर वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी। वो मन ही मन बोली, इससे कोई और गाना नहीं मिला था क्या, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ही समझा रहा है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं, ये पागल है, मुझे भी अपने साथ लेकर डूबेगा। तभी ऋषभ धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, मेरे होते ही तुम कहीं डूब नहीं सकती, हाँ अगर चाहो तो मेरे प्यार में डूब सकती हो। ये सुनकर ऋषि उसे गुस्से से घूरने लगी तो ऋषभ भी हंसते हुए वहां से चला गया। ऋषि ने उसकी हरकत देखकर पीछे से अपना सिर पीट लिया। सब संगीत में मग्न थे। इसी बीच शिवानी धीरे से वहां से निकल गई।
शिवानी वहां से निकलकर मायरा के कमरे में चली गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखने लगा और फोन पर एक मैसेज टाइप करके एक नंबर पर सेंड कर दिया। इधर ऋषभ के डांस के बाद राघव ने पूछा, वैसे कौन है आपकी दिलरुबा छोटे साहब? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं भाई, जिस दिन मुझे हाँ में जवाब मिलेगा उसी दिन आपको पता चलेगा, तब तक इंतजार करो आप। राघव बोला, और अगर कभी उसने हाँ कहा ही नहीं तो? ऋषभ मुंह बनाकर बोला, क्या भाई आप तो चाहते ही नहीं हो कि मेरा घर बसे। चलती नाव को डुबाने की बात कर रहे हो आप। अरे थोड़ा शुभ शुभ बोलिए, जैसा कि ये वह जल्द ही तुम्हें हाँ कर देगी। राघव उसके सर पर चपत लगाते हुए बोला, ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करते रहे ना तो हाँ छोड़ो वो देखेगी तक नहीं। ऋषभ अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए ऋषि की तरफ देखकर बोला, भाई उसे इसी पागल से प्यार होगा, आई प्रॉमिस। शुभांकर जी सिद्धार्थ से बोले, अब तुम्हारी बारी। सिद्धार्थ बोला, पर चाचू मुझे नहीं आता डांस। तनीषा बोली, पर देवर जी यही तो टाइम होता है जब आप यादें बनाते हो। मायरा का भी तो मन होगा ना आपके साथ डांस करने का, है ना मायरा? मायरा कहाँ चली गई? सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, लगता है नाराज होकर चली गई। तभी उन्हें म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दी। सबने उस तरफ देखा तो मायरा और नेहा आंखों पर चश्मा चढ़ाए स्टेज पर खड़े थे। नेहा और मायरा एक साथ पीछे मुड़ी और गाने पर डांस करने लगी। वह सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए हाथ दिखाकर डांस करने लगी। सबकी बारातें आईं, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। अब नेहा और मायरा दोनों मिलकर डांस कर रही थीं। सब उनका डांस देख ही रहे थे कि अचानक से सिद्धार्थ ने मायरा को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ डांस करने लगा। सिद्धार्थ और एलेक्स दोनों मिलकर मायरा और नेहा के साथ डांस करने लगे। सब उनका डांस देखकर सीटी मार रहे थे और साथ ही हुटिंग भी कर रहे थे। अखिल एक कोने में खड़ा था और मायरा के खिले हुए चेहरे को देख रहा था। वह आज बहुत खुश था, पर उसकी आंखें आज नम थी। आव्या उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, आपकी आंखें नम क्यों है? देखिए मायरा कितनी खुश है वहाँ। अखिल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मीरू बहुत खुश है, मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ। ये खुशी के आंसू हैं, पर कहीं ना कहीं इस बात का दुख भी हो रहा है कि कल मेरी प्यारी गुड़िया मुझे छोड़कर चली जाएगी। आव्या बोली, वह आपको छोड़कर नहीं जाएगी अखिल जी, आपको साथ लेकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। पहले सिर्फ आप उसकी फैमिली थे, पर अब उसे आपके साथ एक और फैमिली मिल रही है जो उसे आपकी तरह ही बहुत प्यार करती है। तभी मायरा अखिल के पास आकर बोली, नहीं आव्या, मेरे भाई जैसे मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जा रही, कल शादी है तो क्या आप मुझे खुद से दूर कर देंगे? अगर ऐसी बात है ना तो मुझे करनी ही नहीं ये शादी। मायरा की बातें सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे, पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। सिद्धार्थ बोला, मायरा सही कह रही है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर यह कभी नहीं चाहूँगा कि वह तुमसे दूर जाए। वह तुमसे अलग रहेगी, न कि तुमसे दूर, तो यह ख्याल अपने दिल से ही निकाल दो। मानता हूँ शादी के बाद लड़कियों को एक नई पहचान मिलती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने वजूद को भूल जाएं, उससे दूर हो जाएं। अगर ससुराल उनकी पहचान है तो उनके माँ बाप उनके वजूद हैं, और अपने वजूद के बिना कोई जी नहीं सकता। तुम तो उसके लिए माँ बाप से भी बढ़कर हो। अखिल सिद्धार्थ की बात सुनकर बहुत खुश था। उसे अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि सिद्धार्थ मायरा के लिए एक बेहतर हमसफ़र है, जो उसे अच्छे से जानता है, समझता है। अखिल ने हाँ में सिर हिलाया और मायरा की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, तो एक डांस भाई के साथ? मायरा ने मुस्कुराते हुए उसे अपना हाथ दे दिया और उसके साथ चली गई। गाना बजने लगा और मायरा अखिल के साथ डांस करने लगी। मेहंदी लगी थी दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई सहेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। गाना खत्म होते हुए मायरा की आंखें भरने लगी थी। वह अखिल के सीने से लगकर बच्चों की तरह सुबकने लगी तो अखिल रोते हुए भी हंस दिया। उन दोनों को देखकर वहां खड़े सबकी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट थी। संगीत का फंक्शन खत्म हो चुका था और सब अपने अपने कमरे में चले गए। मायरा अपने कमरे में आई तो देखा चारों तरफ कैंडल्स जल रहे थे। वह खुद से ही बोलने लगी, यह सब किसने किया है? इतने सारे कैंडल्स मेरे कमरे में क्यों जलाए गए हैं? पर यह सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक मिनट, क्या यह सब सिद्धार्थ ने करवाया है? वाह,
तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भी ले लिया। मायरा मुस्कुराते हुए बोली, यह सब बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगा कि मायरा अचानक उसे थैंक्स क्यों बोल रही है। फिर उसे लगा कि वह संगीत के लिए ऐसा बोल रही है, तो वह भी मुस्कुरा दिया। सिद्धार्थ बोला, अच्छा वह सब छोड़ो, मुझे तुम्हारी मेहंदी दिखाओ, मुझे अपना नाम ढूंढना है। कोशिश कर लीजिए पर आप नहीं ढूंढ सकते, मायरा इतराते हुए बोली। सिद्धार्थ ने उसे अपने करीब खींचा और उसी आंखों में देखते हुए बोला, जब पहले ही अपना नाम तुम्हारे दिल पर लिख चुका हूँ, तुम्हारी गहरी आंखों में उन्हें पढ़ चुका हूँ, तो मेहंदी में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। उसने मायरा का हाथ पकड़ा और देखने लगा। मायरा अब भी उसके हैंडसम चेहरे की ओर ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ देखते हुए कहा, यह क्या मायरा, तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया? यहाँ तो मेरा नाम है ही नहीं, वह लिखना ही भूल गई। यह देखा, जगह भी खाली छोड़ रखी है। यह सुनकर मायरा ने अचानक अपने हाथ को देखा और बोली, अरे लिखा तो है, ये देखिए कोने में। मायरा की मासूमियत देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और मायरा अपनी बात याद करके उसे घूरने लगी। मायरा मुंह फुलाकर बोली, आपने चीटिंग की है, आप खुद नहीं ढूंढ पाए, मैंने बताया है तो हार गए आप। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखकर तो बहुत पहले ही मैं अपना दिल हार चुका था। तुम्हें पता है इस वक्त गुस्से में तुम कितनी क्यूट लग रही हो। मायरा उसकी बात सुनकर नज़र नीची करके मुस्कुराने लगी। फिर वह उसे देखते हुए बोली, बहुत हो गई तारीफ, अब जाइए आप। सिद्धार्थ बोला, अरे तुम तो भगा रही हो। मायरा बोली, हाँ वह इसलिए क्योंकि अगर भाभी ने देख लिया तो कान पकड़ कर ले जाएगी आपको, क्योंकि हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते। वह तो आप लोगों ने जिद की इसलिए संगीत में आ पाए, वरना नहीं आ सकते आप। सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा जा रहा हूँ। सिद्धार्थ वहाँ से चला गया और मायरा भी अपने कपड़े चेंज करके आ गई। सामने रखे कैंडल्स उसे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पर बीच में रखा हुआ एक बड़ा कैंडल बुझ गया था। मायरा ने उसे वापस जलाने का सोचा और उसके पास जाकर जलाने लगी। तभी शिवानी किसी काम से मायरा के पास आई। जब उसने रूम में कैंडल्स को जलता हुआ देखा तो हैरान रह गई और जल्दी से मायरा के पास गई। मायरा वह जलाने ही वाली थी कि शिवानी ने उसके हाथ से माचिस छीन ली और इसी बीच एक जलता हुआ कैंडल नीचे गिर गया। उस कैंडल के नीचे गिरते ही कारपेट ने एकदम से आग पकड़ ली और वह जलने लगा। मायरा और शिवानी आग देखकर चिल्लाने लगी। शिवानी ने जैसे तैसे उस कारपेट को अपने हाथों से थोड़ा साइड कर दिया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। तब तक सिद्धार्थ, रिक्की और बाकी सब भी वहां पहुंच चुके थे। आग देखकर सब वहां पर पानी डालने लगे और जैसे तैसे वह आग बुझा दिया। उसे जाते ही कारपेट को पकड़ने की वजह से शिवानी के हाथ जल गए थे। सिद्धार्थ मायरा को देखकर चिंतित होकर बोला, तुम ठीक हो ना, कोई चोट तो नहीं लगी? यह कहते हुए वह शिवानी को गुस्से से घूर रहा था, जो सिर्फ शिवानी अच्छे से समझ रही थी। मायरा परेशान होकर बोली, मैं तो ठीक हूँ, पर शिवानी का हाथ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आती हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चली गई। शिवानी अपने कमरे में आई और उसने गुस्से में अपना जला हुआ हाथ दीवार पर दे मारा। वह परेशान सी कमरे में चक्कर काट रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला और सिद्धार्थ अंदर आया। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, जब मैंने कहा था तुमसे कि मैं उसे ले आऊँगा, तब भी तुमने ऐसा किया? क्या इतना भी भरोसा नहीं कर सकती तुम? सनाया ऑलरेडी पुलिस के हवाले हो चुकी है, और रही उस बच्ची की बात, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूँगा। क्यों किया यह सब, बताओ क्यों किया? सिद्धार्थ चिल्लाते हुए बोला। शिवानी की आंखों से आंसू बरसने लगे और वह अभी परेशान होते हुए बोली, मैंने यह सब कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। जब आपने कहा था कि आप सब ठीक कर देंगे तो मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैंने खुद सारे पर्दे और कारपेट बदल दिए थे और सारे कैंडल्स हटा दिए थे, ताकि गलती से भी कोई हादसा न हो। मुझे नहीं पता यह सब किसने किया। तो यह सब तुम्हारा किया हुआ था, तुम मारना चाहती थी उन्हें। तभी इस आवाज के साथ दरवाजा एक बार और खुला और रिक्की वहां पर गुस्से में खड़ा था। रिक्की को वहां देखकर शिवानी हैरान थी। रिक्की गुस्से में उसके पास आया और उसके बाजू को पकड़कर झिझोड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को चोट पहुंचाने की? सिद्धार्थ ने उसे पीछे किया और उसे पकड़ते हुए बोला, रिक्की शांत हो जाओ, पहले उसकी पूरी बात सुन लो। रिक्की गुस्से में बोला, क्या सुनूं मैं भाई, हमने इस पर कितना भरोसा किया था और इसने क्या किया हमारे साथ? शिवानी रिक्की की बातों को चुपचाप सुन रही थी। रिक्की की बातें उसके दिल में चुभ रही थी, पर वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी।
सिद्धार्थ बोला, रिक्की शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। सिद्धार्थ ने उसे शांत कराया और शिवानी को देखकर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर दी, जिससे उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें बरस गई। वह आंखें खोलकर एकदम से बोली, नहीं सर, मुझे अब कुछ नहीं कहना। मुझे भी इतना पता है कि मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। जिसे जो समझना है वह समझे, मैं इससे ज़्यादा सफाई नहीं दे सकती। सॉरी सर। इतना कहकर शिवानी अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली गई, पर रिक्की की आंखों में अभी गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। सिद्धार्थ ने शिवानी को रोकने की कोशिश की तो रिक्की उसे रोकते हुए बोला, भाई जाने दीजिए उसे, वो धोखेबाज है, धोखा दिया है उसने हमारे साथ। जब वह कुछ नहीं सोचती हमारे बारे में तो हम क्यों सोचे? सिद्धार्थ गुस्से में बोला, रिक्की बस करो, मुझे अच्छे से पता है तुम पहले दिन से उसे पसंद करते हो, और अगर सच में पसंद करते हो तो थोड़ा भरोसा रखो उस पर। रिक्की हैरानी से बोला, तो फिर आपने वो सब क्यों कहा कि शिवानी ने सब कुछ किया है? शिवानी ने सब कुछ नहीं किया है रिक्की, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी पर उसे करना पड़ा। फिर आज जो हुआ मुझे ये भी शक था, पर उसने नहीं किया है कुछ। रिक्की बोला, भाई आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस लिया और उसे सब बताने लगा। मेहंदी फंक्शन के वक्त जब शिवानी वहां से चली गई तो सिद्धार्थ भी उसके पीछे जाने लगा। शिवानी जल्दी जल्दी मायरा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। सिद्धार्थ उस पर नजर रखे हुए ही उसके पीछे बढ़ रहा था। शिवानी मायरा के कमरे में गई और उस कमरे को देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगी, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अब जो होगा मैं खुद उसका सामना करूंगी, लेकिन इस फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझे अपनी फैमिली से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह बोलकर शिवानी कैंडल्स को वहां से हटाने लगी। वो ऐसा कर ही रही थी कि किसी ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। शिवानी ने देखा तो वहां पर सिद्धार्थ खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिवानी उसे हैरानी से आंखें बड़ी करके देख रही थी। शिवानी को इस बात का डर था कि अगर सिद्धार्थ ने उसकी सारी बातें सुन ली होगी तो वो क्या सजा देगा। शिवानी अपने आप सोचे जा रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मायरा के खिलाफ यह सब करने की? सच बताओ, किसने कहा यह सब करने को? शिवानी हैरान परेशान होकर उसी को देखे जा रही थी। उसके तो मानो हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। सिद्धार्थ ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। उसके हाथ कांपने लगे और हाथों से कैंडल टूट कर नीचे गिर गए। सिद्धार्थ ने उसके हाथ को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, सच बताओ, यह सब किसने कहा है तुमसे करने को? शिवानी ने अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें निकल गई, पर वह अभी कुछ नहीं बोल रही थी। सिद्धार्थ ने इस बार आवाज थोड़ी तेज करके पूछा, सच बताओ, क्या चल रहा है यह सब? कौन हो तुम? शिवानी अब भी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शिवानी बोली, सनाया, सनाया ने यह सब करने को कहा था। मैं उससे पहले से नहीं जानती हूँ। अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो वो मार डालेगी खुशी को। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, कौन है यह खुशी? तो शिवानी रोते हुए बोली, एक छोटी सी बच्ची है। मैं हर रविवार यहाँ के एक अनाथालय में जाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है तो मैं वहाँ पर बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ। एक बच्ची है खुशी, वो देख नहीं सकती पर वह बहुत प्यारी है। मुझसे तो वो ऐसे जुड़ गई है जैसे मेरी जान हो। उसे कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती मैं। मेरे लिए मेरी दुनिया है वो। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। शिवानी अब भी सर झुकाकर खड़ी थी। सिद्धार्थ को वो दिन याद आ रहा था जब सनाया ने उसे धमकी दी थी। सिद्धार्थ ने किसी को कॉल किया और उन्हें कुछ कहकर फोन काट दिया। सिद्धार्थ कमरे से बाहर जाने लगा और रुक कर शिवानी को बिना देखे कहा, अगर पहले बता देती तो इतना कुछ नहीं होता। और हाँ, रिक्की को इन सबको पता नहीं चलना चाहिए। वो पसंद करता है तुम्हें, और जब उसे ये पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो अपनी भाभी को बहुत प्यार करता है और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। मैं उसका दिल टूटे हुए नहीं देख सकता। हो सके तो उससे और हम सबसे दूर रहना। यह कहकर वह वहां से चला गया और शिवानी की आंखों में फिर से आंसू तैर गए। कहीं ना कहीं वह भी रिक्की को पसंद करने लगी थी, पर अब उसे इन सब से दूर होना था। उसने सोच लिया था कि शादी खत्म होते ही वह यहाँ से कहीं दूर निकल जाएगी। जब रिक्की ने सारी बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवानी से नजरें कैसे मिलाए। वो सिद्धार्थ से माफ़ी मांगकर वहाँ से निकल गया और शिवानी को ढूंढने लगा।
शिवानी उसे पूरे पैलेस में कहीं नहीं मिली। रिक्की हताश होकर अपने कमरे में वापस आ गया। वहीं सिद्धार्थ ने ये ढूंढना शुरू कर दिया था कि ये सब आखिर किया किसने। वहीं मायरा आज के हादसे से थोड़ी डरी ही तो थी, पर कल के लिए खुश भी थी। कल का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला था। आखिर वो पूरे रस्मों रिवाज के साथ सिद्धार्थ की होने वाली थी। अगर मायरा पर हमला सनाया के कहने पर शिवानी ने नहीं किया था, तो क्या सनाया ने किसी और से करवाया था? मायरा पर हमले के पीछे आखिर कौन था? क्या सिद्धार्थ इसका पता लगा पाएगा, या सिद्धार्थ और मायरा की आने वाली शादी में कोई बड़ा तूफान आएगा? एलेक्स और नेहा की जिंदगी क्या मोड़ लेगी? क्या शिवानी और रिक्की एक हो पाएंगे? क्या ऋषि ऋषभ का प्यार कबूल करेगी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अब हम कहानी के लास्ट मोड़ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। शायद आपका भी दिल टूट जाए, लेकिन शायद लेखिका को यही मंजूर था। तो कल सायरा की शादी में आप सभी को निमंत्रण है, जिसका हम लोगों ने इतने दिन से बेसब्री से इंतजार किया था। तो जरूर देखने आइएगा। तो कहानी में बने रहिए सायरा की शादी और कुछ नए ट्विस्ट को एंजॉय करने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।